देखिए बच्चों, आज हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन। क्या शुरू कर रहे हैं बेटे? सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। तो मैं आपको एक बात ये बता दूं कि आज की क्लास तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास। अब आगे के जितने भी आप चैप्टर्स पढ़ेंगे या जो भी फिजिक्स आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट क्लास, क्या नाम है, जब आपका 12th शुरू होगा वहां पे भी हम इसका यूज करेंगे। आगे रोटेशनल डायनामिक्स आएगी, है ना, तो वहां पे भी आज हम इसका यूज करेंगे। या जितनी भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स जो लगते हैं उन सब में आज मैं जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा उन कॉन्सेप्ट का यूज होगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो पूरा ध्यान लगा करके आज जो भी बातें मैं तुमसे कहूंगा उन बातों को समझोगे कि मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है ना, मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, वो सब कुछ समझने की कोशिश करोगे। और जहां पे कोई भी डाउट, आज का पूरा थ्योरेटिकल क्लास रहेगी तुम्हारी, लेकिन आज की थ्योरी तुम्हारी अब तक तुमने जितना भी पढ़ा है उस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो, न्यूटन लॉस को छोड़ के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की थ्योरी तुम्हारी, ठीक है ना। तो चलिए मैं टॉपिक अपना शुरू करता हूं बिना किसी देरी के। टॉपिक है हमारा सर्कुलर मोशन। कौन सा टॉपिक है बेटे? सर्कुलर मोशन। और स्टडी करते हैं इसको। देखिए, सर्कुलर मोशन में क्या चीज है बच्चों, कोई भी पार्टिकल तुम्हारा, ठीक है ना, किसी भी एक प्लेन में किसी फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर उसी प्लेन में जो मोशन करेगा उस मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। क्या कह दिया मैंने, ये सुनते हैं जरा, बनाते हैं जरा यहां पर। जैसे मैंने माना कि एक ये फिक्स्ड पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है, इस फिक्स्ड पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस ले ली मैंने, ये है ना, और इस प्लेन में ये पार्टिकल इसी कांस्टेंट डिस्टेंस पर मोशन कर रहा है। तो मैं इस तरीके की मोशन को सर्कुलर मोशन कहूंगा, है ना। अब पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल एक प्लेन में मोशन कर रहा है ना, और कितनी डिस्टेंस पर, किसी भी फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर, और वो डिस्टेंस भी उसी वो उसकी डिस्टेंस भी उसी प्लेन में रहनी चाहिए, वो डिस्टेंस भी उसी प्लेन में रहनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके की मोशन को बच्चों मैं सर्कुलर मोशन कहूंगा। क्या कहूंगा मैं इसको बेटा? सर्कुलर मोशन कहूंगा। चेक करें जरा, यहां पर बात समझ में आ रही है क्या नहीं? तो मैं इसकी पहले डेफिनेशन लिखता हूं कि मोशन ऑफ अ पार्टिकल, मोशन ऑफ अ पार्टिकल in a plane from a fixed reference point, from a fixed reference point at constant distance, at constant। अब देखो भाई, एक बात बताओ तुम मुझे, फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट तो ये हो गया, मैं कांस्टेंट डिस्टेंस कह रहा हूं यहां से, तो वो डिस्टेंस प्लेन से बाहर भी हो सकती है, वो डिस्टेंस प्लेन से, तो मैं यहां पर इसीलिए मेंशन कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दी सेम प्लेन, इन दी सेम प्लेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दी सेम प्लेन, इन दी सेम प्लेन, है ना। मैंने देखो इसको अलग कलर से लिखा है इसीलिए, कॉल्ड इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। चेक करें, चेक करें बच्चों, चेक करें, क्या बात समझ में आती है कि नहीं? निशा, बात समझ में आती है बेटे? ठीक है ना। मैंने क्या कहा कि किसी भी पॉइंट का मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ प्लेन, है ना, इस प्लेन में देखो, ये बोर्ड का प्लेन है, इस बोर्ड के प्लेन में ये पार्टिकल मोशन कर रहा है ना, फ्रॉम अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट, ये फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट हो गया तुम्हारा, फ्रॉम अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस, ये कांस्टेंट डिस्टेंस हो गई। तो इसी कांस्टेंट डिस्टेंस पर इस फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट, क्या नाम है, इस फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट से इस प्लेन में मोशन कर रहा है, इस कांस्टेंट डिस्टेंस पर, और वो डिस्टेंस भी उसी प्लेन में रहनी चाहिए। ऐसा ना होना चाहिए कि वो प्लेन से बाहर आ गए तुम, अब वो सर्कल नहीं बनेगा फिर प्लेन पे। ये करें साहिल, बात समझ में आती है कि नहीं आती है ना। दैट मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, दैट मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, ठीक है ना, ठीक है ना, बात समझ में आती है आपकी, ठीक है।
तो ये नंबर 1 पॉइंट हो गया। कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ मैं आपको भी, मैं भी आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ। इसमें शेप भी तो आ जाते हैं ना इसमें, पता ही नहीं शेप इसमें कहाँ से आते हैं यार। वो वाला बोर्ड तो यार उसमें सारी चीज़ें पता हैं। शेप, हाँ देखिए, सर्कल, बढ़िया। इसको हटाते हैं यहाँ से, इसकी छुट्टी करते हैं। ये देखिए, ठीक है ना, ठीक है ना भाई, ठीक है भाई, चेक करें जरा यहाँ पर, बात समझ में आती है क्या है, ठीक है ना। नंबर सेकंड, अब देखिए जो मैंने ये बात कही यहां पर कि फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट, मैंने क्या कहा बेटा यहां पर अभी, फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट। इसी फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट को इस सर्कल का सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सेंटर कहते हैं। किसको, फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट को। जिस फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट के अबाउट तुम मोशन कर रहे हो, है ना, उसको क्या कहते हैं बेटे, सर्कल का सेंटर। तो यहां पे लिखता हूं, दिस फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट, दिस फिक्स्ड reference point, this fixed reference point is called center, center, TER, TRE, TRE या TER, अच्छा है ना। दिस फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ। हम इसको मैथमेटिकली भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, चलिए खैर, लेकिन उसको छोड़िए, मैथमेटिकली भी मैं डिफाइन नहीं कर रहा, मैं भी आपको थ्योरेटिकली बात बता रहा हूँ। क्लियर है क्या नहीं? ठीक है ना। अब देखिए, अब इस सेंटर से एक लाइन होकर के जाए परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सेंटर से, अगर इस सेंटर से एक लाइन होकर के जाए परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन होकर के जाए सेंटर से, दैट लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ सर्कुलर मोशन, दैट लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ सर्कल। जैसे ये देखिए, ये ऐसे करके, है ना, सो दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ, है ना। तो देखिए मैं यहां पर लिखता हूं पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, line passing through the center, line passing through the, line passing through the center perpendicular to the plane, perpendicular to the plane। अदनान तुम्हारी क्यों आवाज आ रही है बेटा? line passing through the center perpendicular to the plane is called एक्सिस ऑफ, एक्सिस ऑफ, बोले जरा बच्चों, एक्सिस ऑफ सर्कुलर मोशन। चेक करें, क्या बात समझ में आती है बच्चों आपके ये? ठीक है ना, इसको मैं क्या कहूंगा, एक्सिस ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलेशन लिख दिया मैंने, है ना। सर्कुलर मोशन, is called एक्सिस ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है ना भाई, ठीक है भाई, जरा चेक करें यहां तक, क्या ये तीनों बातें समझ में आती हैं तुम्हारे? क्या ये तीनों बातें तुम्हारे समझ में आती हैं? ठीक है ना। अब सुनिए जरा यहां पर, अब फिक्स्ड पॉइंट से और जो जहां तक का तुम जो भी कांस्टेंट डिस्टेंस तुमने लिया है, फिक्स्ड पॉइंट से वो जो कांस्टेंट डिस्टेंस होगी, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। क्या कहेंगे उसको बेटे हम? रेडियस ऑफ सर्कल कहेंगे। क्या कहेंगे उसको बेटे हम? रेडियस ऑफ सर्कल कहेंगे। अब सुनिए जरा यहां पर, तो यहां पर सर्कल की जो रेडियस रहेगी, अगर मैं एक काम करूं, मैं यहां पर एक काम करता हूं कि यहां पर ओरिजिन ले लेता हूं, मैं इसको अपना एक्स एक्सिस ले लेता हूं और मैं इसको अपना वाई एक्सिस ले लेता हूं, ठीक है, और पार्टिकल ने मेरे मोशन यहां से शुरू किया था, ठीक है ना। तो अगर मैंने ओरिजिन सेंटर पे ले ली है, अगर मैंने ओरिजिन सेंटर पे ले ली है, तो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ही रेडियस वेक्टर कहलाएगा, है ना। देखो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओरिजिन से
ओरिजिन से किसी भी प्लेन में अगर कोई पॉइंट कहीं पर सिचुएटेड है, पार्टिकल कहीं पर सिचुएटेड है, तो ओरिजिन से वहां तक की डिस्टेंस उसका पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, है ना। अब सुनिए जरा यहां पर, तो देखिए, तो इसकी रेडियस, इसका रेडियस जो है इसके पोजीशन वेक्टर ही कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब ओरिजिन तुम कहां ले लोगे? सेंटर पे ले लोगे, है ना। तो मैं यहां पे इस वाले पॉइंट को भी लिखता हूं, नंबर 4। इफ ओरिजिन इज एट सेंटर, इफ ओरिजिन is at center, if origin is at center, then position vector of particle, position vector of particle and radius vector both are same। लेकिन ध्यान रहे ये तभी होगा जब आपने ओरिजिन कहां लिया है बेटे? सेंटर। अगर ओरिजिन कहीं और ले लेंगे तो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर और रेडियस वेक्टर सेम नहीं होगा, है ना। देखो तुम्हें लॉजिकली दिख भी रहा है, अगर मैं इधर कहीं ले लूं ओरिजिन तो वो तो बदल जाएगा ना उसका पोजीशन वेक्टर। भाई ओरिजिन से पार्टिकल तक की डिस्टेंस रहेगी ना पोजीशन वेक्टर उसका, ठीक है क्या नहीं। तो मैंने क्या कहा कि इफ ओरिजिन इज एट सेंटर देन पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एंड रेडियस वेक्टर बोथ आर सेम। चेक करें, बोथ आर। क्या बात समझ में आती है बच्चों तुम्हारे, क्या नहीं है? यहां तक बताओ जरा मुझे, क्या बात समझ में आती है बच्चों तुम्हारे ये? ठीक है ना, ठीक है ना भाई। देखिए अब ये जो सर्कुलर मोशन है ये एक तरीके की काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन होती है। कैसी मोशन होती है बेटे ये? हाँ, टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन। मैं लिख देता हूं, इट इज टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन मतलब पार्टिकल एक पर्टिकुलर रेडियस पर चलने के लिए मजबूर है। भाई सर्कुलर मोशन तभी तो बनेगी ना कि एक पर्टिकुलर, किसी भी पर्टिकुलर रेडियस पे चले, है ना। मतलब घट बढ़ नहीं सकता, फ्री नहीं है चलने के लिए, कहीं पे भी चलने के लिए फ्री नहीं है। थोड़ा सा और मैच्योर हो जाएंगे तब आप पढ़ेंगे कंस्ट्रेंट्स के बारे में, है ना। ये अलग अलग तरीके के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, होलोनोमिक, नॉन होलोनोमिक, रियोनोमिक, सिलेरोनोमिक, है ना। तो वो पढ़ेंगे आप, थोड़ा और बड़े हो जाएंगे। तो देखिए इट इज टाइप ऑफ, अभी बस इतनी ही जानकारी रख लेते हैं, इट इज टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन, इट इज टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है ना। होलोनोमिक कंस्ट्रेंट होता है, चलिए छोड़ते हैं, खैर उसको अभी हमारे मतलब का नहीं, ठीक है ना भाई। क्या बात समझ में आ गई आपके भी? ये इतने जो पॉइंट्स लिखे हुए, जरा इन पॉइंट्स पे बताओ, कोई डाउट है तुम्हारा? इन पॉइंट्स पर कोई डाउट है तुम्हारा क्या बच्चों? फरमान, साहिल, क्यों भाई, इकराम, कोई डाउट नहीं ना इन पॉइंट्स पे? ठीक है ना, आगे बढ़ता हूं मैं इसमें, ठीक है। देखिए जरा यहां पर, अब सुनिए जरा यहां से, फिर से मैं ये शेप लेता हूं। आ गया, फिर से देखिए मैंने ये शेप ले लिया है, ठीक है ना। और समझिए अब इस बात को जरा, अब थोड़ी सी कहानी देखिए, अच्छी अच्छी शुरू हो रही है, ठीक है ना। ये सेंटर ले लिया मैंने सर्कल का, क्या ले लिया बेटे मैंने? ये सेंटर का सर्कल ले लिया। और मैं ये मानता हूं किसी टाइम t बराबर 0 पर, किसी टाइम t बराबर 0 पर पार्टिकल यहां पर था, ठीक है ना, पार्टिकल यहां पे था, है ना। और मान लेते हैं कि मैंने अपना ओरिजिन भी यहीं पर ले रखा है, इसके सेंटर पे ही ओरिजिन मैंने अपना ले रखा है। इसके सेंटर पे क्या ले रखा है बेटे मैंने अपना? ओरिजिन। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ठीक है ना। चलिए खैर, या फिर छोड़ते हैं इसको। अब देखिए जरा सुनिए, सेंटर पे मैंने अपना ओरिजिन ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ओरिजिन को थोड़ा सा छोड़ते ही समझिए, t बराबर 0 पर पार्टिकल यहां पर मौजूद है लोकेशन ए पर। कौन सी लोकेशन पे बेटे? लोकेशन ए पर मौजूद है पार्टिकल t बराबर 0 पर, ठीक है ना। थोड़ी देर के बाद t बराबर t टाइम होता है, पार्टिकल कुछ यहां पर आ जाता है, t बराबर t टाइम पर पार्टिकल कुछ यहां पर आ जाता है। और अभी पार्टिकल यहां पर था, पार्टिकल वहां पर पहुंच जाता है, ठीक है ना। ठीक है ना भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपकी? ठीक है ना। तो ये यहां पर था पार्टिकल, ये इसकी इनिशियल लाइन थी। कौन सी लाइन थी बेटे? इनिशियल लाइन। तो देखिए अब t बराबर 0 पर पार्टिकल जिस जगह पर होगा और उस जगह पर जो भी पोजीशन वेक्टर बनेगा, मैं उस लाइन को कहा करूंगा रेफरेंस लाइन। क्या कहा करूंगा मैं इसको? मेरी बात समझ लेना। पार्टिकल t बराबर 0 पर जहां कहीं पर भी होगा, सरकमफ्रेंस के जॉन कौन से भी पार्ट पे होगा, तो उस वाले पोजीशन वेक्टर जो बन रहा है या रेडियस वेक्टर बन रहा है, मैं उसको क्या कहा करूंगा? रेफरेंस लाइन। क्या कहा करूंगा बेटे मैं?
रेफरेंस लाइन। तो ये मेरी रेफरेंस लाइन है। कौन सी लाइन है बेटे मेरी? ये रेफरेंस लाइन है। चेक करें जरा बच्चों, ये मेरी रेफरेंस लाइन है, ठीक है ना। और रेफरेंस लाइन से पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा है, तो उसकी एंगुलर पोजीशन कुछ उसने थीटा चेंज की है। कितनी चेंज की है बेटे एंगुलर पोजीशन? थीटा उसने एंगुलर पोजीशन चेंज की है अपनी, थीटा एंगुलर पोजीशन चेंज की है। चेक करें जरा यहां पर एंगुलर पोजीशन क्या है बेटे उसकी? थीटा। एंगुलर पोजीशन क्या होती है कि किसी रेफरेंस लाइन से कितना एंगल मूव किया है, किसी रेफरेंस लाइन से। तो अब एंगल मूव किया है तो एंगल का मूव करना दो डायरेक्शन में होगा, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो किसी भी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, किस डायरेक्शन में जो भी एंगल मूव करेगा, दैट मूव्ड एंगल इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। चेक करें जरा सब लोग, बात समझ में आती है कि नहीं आती बेटे आपके, है ना। तो यहां पर क्या चीज है बेटे? थीटा क्या चीज है? थीटा इज एंगुलर, थीटा इज एंगुलर पोजीशन ऑफ पार्टिकल। देखिए भाई बच्चों, जैसे तुम्हारी लीनियर पोजीशन हुआ करती थी वैसे ही एंगुलर पोजीशन होती है। भाई लीनियर पोजीशन में पार्टिकल क्या करता था? एक लाइन के अलोंग मूव करता था, और यहां पर क्या कर रहा है? किसी एंगल पे मूव कर रहा है। सो दैट इज द एंगुलर पोजीशन। तो एंगुलर पोजीशन दो तरीके की होंगी, दो सेंस में होंगी, एक तो क्लॉकवाइज सेंस में, एक एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। अब तुम्हारी मर्जी है, जिसको चाहो पॉजिटिव कहो, जिसको चाहो नेगेटिव कहो। चाहो तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कहो और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव कहो, चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज को। लेकिन जो जिसको एक प्रॉब्लम में तुमने अगर क्लॉकवाइज ले लिया तो पूरी प्रॉब्लम में तुम्हें क्लॉकवाइज ही रखना है। ये नहीं कि एक स्टेप में क्लॉकवाइज और दूसरी स्टेप में उसको, जो एक स्टेप में क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कह दिया, दूसरी स्टेप में नेगेटिव कह दिया, ये सब नहीं चलेगा, है ना। बाकी तुम्हारी मर्जी है कि चाहो तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कहो, चाहो तो, है ना। तो देखिए यहां पर क्या होगा बेटे, हेयर two sense of angular position, two sense of angular position, one clockwise, इसको हम लिखा करेंगे CW, एंड सेकेंड वन एंटी क्लॉकवाइज, और इसको हम कहा करेंगे ACW। चेक करें जरा, और तुम्हारी मर्जी है जिसको पॉजिटिव कहो, जिसको नेगेटिव कहो। तुम्हारी मर्जी है जिसको पॉजिटिव कहो, जिसको नेगेटिव कहो। अब सुनिए जरा यहां पर, तो यहां पर अब एंगुलर पोजीशन के साथ एक मसला है। अब देखिए, चेंज इन एंगुलर पोजीशन तुम्हारा कहलाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर पोजीशन में जो भी चेंज हुआ है, एंगुलर पोजीशन में जो भी, जैसे पार्टिकल पहले यहां से यहां गया, ये रेफरेंस लाइन थी, तो पार्टिकल पहले यहां से यहां मूव किया है, फिर थोड़ी देर के बाद, थोड़ी थोड़ी देर के बाद पार्टिकल पार्टिकल यहां पर मूव कर गया थोड़ी देर के बाद। चेक करें, मैंने माना कि ये एंगल अगर मेरा θ1 था, ठीक है ना, और ये एंगल मेरा θ2 था। चेक करें, ठीक है ना, ये एंगल θ2 और ये एंगल θ1, ठीक है ना। तो यहां पर डेल्टा थीटा इक्वल्स टू θ2 माइनस θ1 आएगा, विच इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा जाएगा बेटा ये? तो क्या ये एंगुलर पोजीशन में चेंज नहीं है? अरे पहले की एंगुलर पोजीशन θ1 थी, और बाद में एंगुलर पोजीशन कुछ, मैं देखो यहां तक ये तुम्हारा टी टाइम था, और यहां पर मैं मान लेता हूं कि कुछ टी प्लस डेल्टा टी टाइम में एंगुलर पोजीशन कितनी होगी तुम्हारी बेटे? टी प्लस डेल्टा टी टाइम में मैंने माना कि θ2 हो गई। तो ये चेंज इन एंगुलर पोजीशन नहीं होगा? क्या होगा बेटा ये? तो चेंज इन एंगुलर पोजीशन θ2 माइनस θ1 होगा चेंज इन एंगुलर पोजीशन, चेंज इन एंगुलर पोजीशन, जिसको हम क्या कहेंगे बेटे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे जिसको हम बेटा? एंगुलर, चेक करें, एंगुलर
डिस्प्लेसमेंट। क्या बात समझ में आती है बच्चों तुम्हारे, क्या नहीं? क्या बात समझ में आती है यहां तक तुम्हारे, क्या नहीं? क्या कहेंगे इसको बेटा हम? एंगुलर। अब देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तुम्हें हमेशा मालूम रहेगा कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब डायरेक्शन तुम्हें पता रहेगी। देखो जैसे इसी वाले केस में देखो, तुम ऐसे करके मूव कर रहे हो ना, तो चेंज कैसा आया है? पॉजिटिव आया है ना, तो चेंज पॉजिटिव आया है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज आ गया ना यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो भैया ये वाला मेरा घूमने का जो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज है ना, घड़ी तुम्हारी इसी प्लेन में होगी ना, बोर्ड के प्लेन में, तो तुम ऐसे करके अगर फिंगर्स अपने घुमाओगे तो घड़ी की सुई की अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहे हो ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज बन गया। क्या बन गया? और तुम्हारा यहां पर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आया है, तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज ही तो आया ना, तो यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा है तुम्हारा? एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नीट्यूड भी तुम्हें मालूम रहेगा और इसका डायरेक्शन भी मालूम रहेगा तुम्हें, लेकिन फिर भी ये वेक्टर नहीं है, फिर भी ये लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं होंगे, लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं होंगे। इन जो छोटे इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होंगे उनको मैं वेक्टर की तरह ट्रीट करूंगा। अब यहां से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट शुरू हो जाता है, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं, समझने की कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा। तो मैंने क्या लिखा है, पहले मैं इसको लिखता हूं, पहले राइटिंग में ले लो, है ना, उसके बाद देखते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, उसको थोड़ा सा तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। तो सुनो क्या है यहां पर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट have magnitude, have magnitudes and sense of direction, and sense of direction, sense of direction, but we don't consider, we do not consider them, we do not consider them as vector quantity, as vector quantity, because they do not obey, they do not obey law of vector addition, law of vector addition। ये वेक्टर एडिशन की किसी एक प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं, जरा समझते हैं यार किस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं, जरा समझते हैं यार ये, है ना। सुनिए जरा मेरी बात, देखो सबसे पहली तो बात ये है बच्चों कि तुम्हारे लेवल पर वेक्टर्स को उतना पढ़ाया नहीं जाता। असल में वेक्टर्स के साथ हमने थोड़ी सी नाइंसाफी की है, उनको एरो वेक्टर्स तक महदूद करके। वेक्टर्स खाली एरो वेक्टर्स नहीं है, एरो वेक्टर्स जो होते हैं वो एक एक मतलब एक सब टॉपिक है वेक्टर्स का, एक स्पेशल केस है वो वेक्टर्स का। तो वेक्टर्स क्यों होते हैं, वो सारी वो सारी चीजें जो हैं क्या नाम है तुम्हारी वेक्टर्स कहलाएंगी, जो एक स्पेशल सेट ऑफ प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे। इसमें कम्यूटेटिव के वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है, तो जिन जो भी फिजिकल क्वांटिटीज जो भी चीजें रहेंगी जिनका एडिशन कम्यूटेटिव होगा उन सबको हम वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये सब वेक्टर की तरह ट्रीट किए जाते हैं। लेकिन फिलहाल तुम्हें उतना समझने की जरूरत नहीं है ना। तुमको मैं एक बात ये समझाता हूं कि ये जो प्रॉपर्टी है, जैसे वेक्टर के साथ एक प्रॉपर्टी क्या होती है, वेक्टर्स के साथ प्रॉपर्टी ये होती है अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो ये जो रिजल्ट देगा तुमको वही रिजल्ट तुमको वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए भी देगा। तो कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, है ना, कि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है। वेक्टर एडिशन तो कभी जिंदगी में हमेशा वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव रहेगा। कैसा रहेगा वेक्टर एडिशन? हमेशा कम्यूटेटिव रहेगा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो तुम्हें रिजल्ट देगा वही रिजल्ट तुम्हें वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए भी देगा। जैसे सुनो, अब जरा यहां पर कॉपी देना जरा, जैसे सुनो जरा यहां पर, जैसे तुम्हारी ये कॉपी हो गई है, जरा समझो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या चीजें, बहुत अच्छे से मेरी बात पे ध्यान दो। जैसे जैसे ये तुम्हारी कॉपी हो गई है ना, ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी विड्थ हो गई, ब्रेथ हो गई इसकी, है ना, और ये जो है ये डेप्थ हो गई जो इनसाइड दी प्लेन है, ये इनसाइड दी प्लेन। अब समझना, देखो जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो इसको मैं एक काम कर रहा हूं, ये इसका लेंथ एक्सिस है, ये इसका विड्थ एक्सिस है और ये डेप्थ है, दिख रहा है ना सबको, ठीक है।
मैंने पहले एक काम किया, इसका लेंथ एक्सिस ये ले लिया यहां पर, और इसको लेंथ एक्सिस के अबाउट π/2 डिग्री से रोटेट कराया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिया मैंने। क्या लिया बेटा? कितना? π/2। कितना? π/2। तो देखो मैं ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किधर ले रहा हूं? ये एंटी क्लॉकवाइज। मैं किधर ले रहा हूं बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है क्या? नहीं है ना? मैं ये कौन से डायरेक्शन में ले रहा हूं बेटा? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ठीक है, तो मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया π/2 डिग्री। ठीक है ना? अब देखो ये इसकी विड्थ है ना? अब विड्थ के अबाउट मैं इसको ऐसे करके रोटेट कर रहा हूं क्लॉकवाइज। कैसे करके रोटेट कर रहा हूं बेटे मैं इसको? मेरा क्लॉकवाइज है, तुम्हारा शायद एंटी क्लॉकवाइज बन रहा हो। ठीक है ना? तो मैंने इसको क्या किया? विड्थ के अबाउट क्लॉकवाइज रोटेट किया। ये फेस कहां गया? ऊपर। कॉपी का ये वाला फेस कहां गया? पहले मैंने क्या किया था? लेंथ के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया था। फिर मैंने क्या किया था? विड्थ के अबाउट क्लॉकवाइज रोटेट किया था। ये वाला फेस कहां गया? ऊपर। सही है ना? अब मैं एक काम करूंगा, अब मैं पहले विड्थ के अबाउट क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा, फिर लेंथ के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज। पहले मैंने a प्लस बी लिया, अब मैं b प्लस ए लूंगा। तो अभी भी उसके बाद भी अगर ये वेक्टर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो फेज इसका ऊपर आना चाहिए ना कॉपी का। नहीं समझ रहे हैं मेरी बात? मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ठीक है, तो मैंने ये किया, कॉपी ले ली मैंने ये, है ना? पहले मैंने विड्थ के अबाउट क्लॉकवाइज रोटेट किया। कैसे करके रोटेट किया? विड्थ के अबाउट मैंने क्लॉकवाइज, तो मैंने ये विड्थ के अबाउट क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। विड्थ के अबाउट मैंने, अब इसकी लेंथ हो गई। अब लेंथ के बाद मैंने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो लेंथ के बाद एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। ये फेस कहां जा रहा है? इधर जा रहा है। मतलब वेक्टर a प्लस बी डज नॉट इक्वल्स टू वेक्टर b प्लस ए इस केस में। नहीं समझे आप मेरी बात? नहीं समझे आप मेरी बात? एक बार और देखिए, जरा समझने की कोशिश करिए। ये मेरे पास कॉपी हो गई, ठीक है ना? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इधर देखो बेटा, ये मेरे पास कॉपी हो गई, ठीक है ना? मैं इसको रोटेट कर रहा हूं ऐसे करके किसी एंगल पर, तो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा ना? ठीक है, ये इसकी लेंथ हो गई। मैंने ये लेंथ, ये लेंथ एक्सिस है। लेंथ एक्सिस के अबाउट मैं क्या कर रहा हूं? π/2 मैंने रोटेट कराया, तो ये इसमें π/2 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया। पहले मैंने क्या किया है बेटे? लेंथ के अबाउट π/2 रोटेट कराया है ना, तो इसमें क्या आ गया? π/2 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, अब ये इसकी विड्थ है, देखो ये इसकी विड्थ हो गई, ये विड्थ हो गई। अब विड्थ के अबाउट मैं क्या कर रहा हूं? क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं। तो अब मैं फिर से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं, कितना कर रहा हूं? π/2 का। अब किसके अबाउट कर रहा हूं? विड्थ के अबाउट। तो कॉपी का फेस मेरा ऊपर आ गया। अब की बार मैं क्या करूंगा? पहले विड्थ के अबाउट क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा, और फिर लेंथ के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज करूंगा, तो फिर भी कॉपी का फेस ऊपर होना चाहिए ना? अब मैं फिर से वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं, लेकिन पहले मैं a प्लस बी किया, अब मैं b प्लस ए कर रहा हूं। तो देखो ये विड्थ हो गई। विड्थ के अबाउट मैंने पहले किया क्लॉकवाइज, अब ये लेंथ हो गई, तो लेंथ के अबाउट मैं कर रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज। तो कॉपी का फेस कहां चला गया? इधर चला गया ना? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो, तो ये वेक्टर नहीं है, डायरेक्शन होगी, अपने घर की होगी डायरेक्शन। ये वेक्टर की तरह ट्रीट, उसी तरफ देखो जरा तुम। अब मैं एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेता हूं, इनफाइनाइटेसिमल। कैसा लेता हूं? थोड़ा सा क्लॉकवाइज किया, सॉरी थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज किया लेंथ के अबाउट, विड्थ के अबाउट थोड़ा सा क्लॉकवाइज किया, सामने है, ठीक है। अब फिर से आ जाओ, विड्थ के अबाउट क्लॉकवाइज किया थोड़ा सा, फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज किया, अभी भी सामने है। मतलब इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होंगे वो तो वेक्टर्स होंगे, लेकिन एक फाइनाइट साइज के, फाइनाइट लेंथ के जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होंगे वो वेक्टर्स। तो डी थीटा मेरे लिए वेक्टर होगा, डेल्टा थीटा मेरे लिए वेक्टर। चेक करें, नहीं आती बात समझ में? बात समझ में आती है कि नहीं आती है? तो डी थीटा क्या करेगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते, तो फेस सामने का सामने ही रहा, लेकिन वहां पर क्या हो गया? पहले में क्या आया? कॉपी का फेस ऊपर, लेकिन तुमने जब उसको कम्यूटेटिव उलट करके लिया एडिशन, तो कॉपी का फेस लेफ्ट आ गया, मेरा लेफ्ट आ गया, तुम्हारा राइट होगा। क्या बात समझ में आ गई? है ना? तो मैं क्या लिख रहा हूं बेटे यहां पर? मैंने क्या लिखा बेटे यहां पर? सुनिए अब जरा यहां पर बहुत अच्छे से। फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फाइनाइट साइज के एंगुलर, है ना, मतलब थोड़े से लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होंगे। अच्छा देखिए, तो मैंने क्या कहा कि डेल्टा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट does not follow
कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, बट इनफाइनाइटेसिमल, क्या चीज बेटा, इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चेक करें जरा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बच्चों, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट follows this property, follows this। आज का लेक्चर थोड़ा सा हैवी होने वाला है, देखिए हालांकि बेसिक बातें हैं ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यही तो सब बातें तुम्हें, है ना, आधी दुनिया को नहीं मालूम होता है कि ये डेल्टा थीटा और डी थीटा का क्या चक्कर है। पढ़ाने वाले बताते नहीं है, पढ़ने वाले सुनते नहीं है, कंफ्यूज होती है इसमें, आधी जनता कंफ्यूज होती है इसमें कि डेल्टा, तुम किसी से कह दोगे कि डेल्टा थीटा जो है क्या नाम है, स्केलर है, और डी थीटा वेक्टर है, उसका दिमाग चकरा जाएगा, यार ये क्या बात कर रहे हो। तुम तो उसे डेमो करके दिखा दोगे, भाई तुम्हारे मास्टर ने सिखाया है तुम्हें, तुम बता दोगे तो भैया कॉपी का फेस देख लो, ऐसे करके देख लो, चेक करके देख लो, है क्या नहीं? क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बच्चों ये, ठीक है ना? तो देखिए, सो दिस प्रॉपर्टी मैं क्या लिख रहा था यहाँ पे, फॉलोज दिस, कौन, इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉलोज दिस प्रॉपर्टी, सो इट इज कंसीडर एज वेक्टर, सो इट इज कंसीडर एज, तो इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब डी थीटा, क्या चीज, डी थीटा, कंसीडर एज वेक्टर। चेक करें तो यहां पर क्या चीज था बेटा तुम्हारा, डेल्टा थीटा 1 वेक्टर प्लस डेल्टा थीटा 2 वेक्टर डज नॉट इक्वल्स टू था डेल्टा थीटा 2 वेक्टर प्लस डेल्टा थीटा 1 वेक्टर, बट लेकिन डी थीटा 1 वेक्टर प्लस डी थीटा 2 वेक्टर इज इक्वल्स टू था डी थीटा 2 वेक्टर प्लस डी थीटा, चेक करें तो ये क्या चीज है बेटे, वेक्टर, और वो क्या हो गया बेटा तुम्हारा, स्केलर। अब यहां तक की बात होगी, जरा थोड़ा पानी पिलाना बेटा, अब यहां तक की बात होगी बेटे तुम्हारी, ठीक है कि नहीं, चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हारी यहां तक की बात होगी बेटे, ठीक है क्या नहीं, अब तुम्हारी यहां तक की बात होगी बेटा तुम्हारी, ठीक है ना। अब देखो जरा यहां पर एक चीज और सुनो जरा यहां पे, अब यहां पर एक चीज और सुनो, सुनो जरा बच्चों मेरी बात, ठीक है सर यहां तक की तो बात हो गई, ये तो बात समझ में आ गई हमारे। अब एक और बहुत कंफ्यूजिंग चीज निकल करके आती है, और अब उसको अपने जो है कानों को खोल करके सुनोगे बहुत बढ़िया करके, वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, आधी दुनिया कंफ्यूज रहती है उस पर। अब मैं तुम्हें थोड़ी बात बताने जा रहा हूं, अगर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसी रेट से चेंज हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो जब डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज लेते हैं वो तो वेलोसिटी बनती है, क्या बनती है, तो यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब किसी रेट से चेंज होगा तो वो एंगुलर वेलोसिटी बनेगी, क्या बनेगी वो। अब जरा समझते हैं यार ये एंगुलर वेलोसिटी है क्या, जरा बात समझते हैं, पहले इसके बारे में समझते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी क्या बला है, क्या बवाल है ये एंगुलर वेलोसिटी, समझते हैं जरा, समझो समझो जरा, यहां पर देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चक्कर समझ में आ गया ना, ठीक है ना। तो देखिए एंगुलर वेलोसिटी, सुनिए, अगर कोई भी वेक्टर रोटेट कर रहा है, अगर कोई भी वेक्टर रोटेट कर रहा है, या कोई भी पॉइंट सर्किलिंग कर रहा है, कोई भी पॉइंट सर्किलिंग कर रहा है, ठीक है ना, मेरे वर्ड समझना, एक बार एक तरफ रोटेट एक तरफ सर्किलिंग, पॉइंट हमेशा, पॉइंट कभी रोटेट नहीं करते, पॉइंट के लिए हमेशा सर्कुलर मोशन होता है, समझेंगे अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना, पॉइंट के लिए सर्कुलर मोशन होता है, क्लियर है कि नहीं। अगर कोई भी पॉइंट सर्किलिंग कर रहा है या पोजीशन वेक्टर रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, तो आप उसके लिए एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं, आप उसके लिए एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं। क्या सर क्या मतलब है, सुनो जरा, जैसे मैंने माना कि कोई पोजीशन वेक्टर था, ये पहले यहां पर था, रेफरेंस लाइन यही थी, मैंने माना फिर ये यहां से यहां आ गया और यहां से यहां आ गया, तो इसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज ये आया है डेल्टा थीटा, है ना, अरे डेल्टा थीटा चेंज आया है क्या नहीं, तो ये पोजीशन वेक्टर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, पोजीशन वेक्टर क्या कर रहा है,
रोटेट कर रहा है, कोई भी दुनिया का कोई भी वेक्टर अगर रोटेट कर रहा है तो आप उसके लिए एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं। आप उसके लिए एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप उसके लिए बेटे? अब सुनिए जरा यहां पर, ठीक है सर, एंगुलर वेलोसिटी हम उसके लिए डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये एंगुलर वेलोसिटी है क्या भला? लेकिन ये एंगुलर वेलोसिटी है क्या भला? जरा इस बात को समझते हैं जरा, ठीक है। तो देखिए यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था बेटा? डेल्टा थीटा, है ना? कितना हुआ था? और मैंने माना कि ये डिस्प्लेसमेंट का टाइम डेल्टा टी है ना? तो यहां पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर लार्ज डिस्प्लेसमेंट के लिए एंगुलर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने, क्या लिखा है बेटा? मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने, ठीक है ना? दूसरा, ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी, सही है ना? सर आपने यहां पर क्यों नहीं लगाया ये? अरे भैया ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो क्या चीज है बेटे? लार्ज स्केल पर, ये तो था ही स्केलर। तो मैं इसको क्या मैं मैग्नीट्यूड क्या नाम है लगा करके स्केलर बना दूं? पहले से ही स्केलर है ना। तो ओमेगा बराबर डी थीटा ओवर डी टी, ये एंगुलर क्या नाम है वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा। तो मैंने क्या कहा बेटे? मैं यहां पे पहले एक लाइन लिखता हूं कि इफ एनी पोजीशन वेक्टर, एनी पोजीशन वेक्टर is changing its orientation, its दुनिया का कोई भी पोजीशन वेक्टर हो, is changing its orientation, we can define angular velocity for that vector, we can define angular velocity for that vector, ठीक है ना? जैसे अगर मोमेंटम वेक्टर है, क्या चीज है बेटे? मोमेंटम वेक्टर है, और मोमेंटम वेक्टर रोटेट कर रहा है तो हम कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मोमेंटम। अगर फोर्स वेक्टर है, फोर्स वेक्टर अगर रोटेट करेगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फोर्स वेक्टर। अगर एंगुलर वेलोसिटी रोटेट कर रही है, अगर एंगुलर वेलोसिटी रोटेट कर रही है तो मैं कहूंगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सर ये क्या बात होगी? एंगुलर वेलोसिटी ऐसे रोटेट करेगी? सुनो जरा, अब बात समझते हैं जरा, थोड़ा सा पॉइंट पर आते हैं। आप सुनिए जरा यहां पर इसको डिफाइन, इसका डायरेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे? वेक्टर जिस डायरेक्शन में रोटेट करे, देखो यार इसका डायरेक्शन डिफाइन करना बड़ा मुश्किल था। जैसे मैंने कहा कि वेक्टर रोटेट कर रहा है ना, तो सर कह दो वेक्टर रोटेट कर रहा है कि कुछ वेक्टर रोटेट कर रहा है, मान लेते हैं कि 1 रेडियन पर सेकंड से रोटेट कर, भाई एंगल का जो यूनिट रहता है रेडियन रहता है, एंगल का यूनिट रेडियन रहता है। तो मैंने कहा कि अगर मान लेते हैं कोई वेक्टर रोटेट कर रहा है और वो 1 रेडियन पर सेकंड से रोटेट कर रहा है, किससे रोटेट कर रहा है? तो मैंने कहा ठीक है सर डायरेक्शन बता दो ना, 1 रेडियन पर सेकंड से क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये तुमने डायरेक्शन बता दी। लेकिन इतना आसान नहीं है। मैंने कहा कि वेक्टर रोटेट कर रहा है ये मेरा वेक्टर था, ये मेरा वेक्टर था। मैंने कहा कि ये 1 रेडियन पर सेकंड से क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। सवाल यह है क्लॉक किस प्लेन में रखी हुई है? क्लॉक अगर क्लॉक इस प्लेन में रखी हुई है तो ये क्लॉकवाइज ऐसे करके रोटेट करेगा। अगर क्लॉक इस प्लेन में रखी हुई थी तो ये क्लॉकवाइज ऐसे करके रोटेट करेगा, या इस प्लेन में रखी हुई है तो ये कुछ और तरीके से रोटेशन लेगा। तो अलग अलग प्लेन में क्लॉक होगी तो भाई क्या पता कि ये 1 डिग्री 1 रेडियन पर सेकंड क्लॉकवाइज इधर इस प्लेन में कौन से प्लेन में रोटेट करेगा? तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि क्लॉक किस प्लेन में रखी हुई है। तुम्हें यह बताना पड़ेगा कि क्लॉक, तो इसीलिए इसका डायरेक्शन डिफाइन करना बड़ा मुश्किल था। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? मैंने कहा कि अगर ये वेक्टर 1 रेडियन पर सेकंड से क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो जिसने कहा क्लॉक उसने क्लॉक इस वाले प्लेन में मान ली, दूसरे ने क्लॉक इस वाले प्लेन में मानी थी, तो उसके हिसाब से क्लॉकवाइज क्या बनेगा? ऐसे करके। और जिसने इस प्लेन में मानी थी उसके हिसाब से ऐसे करके। और किसी ने इस वाले प्लेन में मानी थी तो उसके हिसाब से ऐसे करके बनेगा। अरे नहीं समझ रहे हो मेरी बात? मेरी बात समझ में आ रही? तो तुम्हें बताना पड़ेगा इन विच प्लेन यू केप्ट योर क्लॉक, इन विच प्लेन यू केप्ट योर क्लॉक। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर एक आदमी आता है कहता है यार काहे कंफ्यूज हो, तुम्हें क्या चाहिए? एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए ना। बोले मेरी बात मानो सारे मसले हल हो जाएंगे तुम्हारे। बोले यार तुम्हारी क्या बात माने, बताओ कैसे करके डिफाइन करोगे? उसने कहा तुम्हारा वेक्टर जिस तरफ घूम रहा है ना
उधर अपनी फिंगर्स को ले लो, राइट हैंड की। कौन से हैंड की सर? राइट हैंड की। क्यों? अरे जिसने बताया था राइट हैंड, उसने बताया। वो अगर लेफ्ट हैंड गया था तो लेफ्ट हैंड कर रहे हो उसे भाई। अरे भाई मैं जब पैदा हुआ मेरा नाम फैजल रख दिया गया, मेरा नाम कुछ और रख दिया तो आप मुझे उस नाम से जानते। इट इज कंप्लीटली आर्बिट्रेरी फॉर दैट पर्सन हु इन्वेंटेड इज फर्स्ट। जिसने पहली बार इसको बताया उसके लिए कंप्लीटली आर्बिट्रेरी था। कि मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? है ना? उसने क्या कहा? अपने सीधे हाथ की उंगलियों को ले लो। वेक्टर तुम्हारा मैंने कह दिया कि 1 डिग्री रोटेट कर रहा है। तुम्हारा वेक्टर मान लेते हैं इधर रोटेट कर रहा है। अब तुम्हें एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन बताना है। तुम्हारा वेक्टर किधर रोटेट कर रहा है? इधर। तुमने कहा अपने फिंगर्स को अपनी फिंगर्स को वेक्टर की डायरेक्शन में रोटेट कराओ। अब जैसे वेक्टर इधर रोटेट किया तो तुमने फिंगर्स को इधर रोटेट कराया, तो बोले ये जो थंब जो होगा, थंब एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन देगा। अब देखो तुम्हारा जब थंब तुमने फिक्स कर दिया एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो घड़ी का प्लेन ये फिक्स हो गया ना, वर्टिकल प्लेन। अरे नहीं समझे मेरी बात यार, मेरी बात ही नहीं समझे तुम। जैसे जैसे देखो मेरी ये घड़ी हो गई है ना, इस वाली मेरी घड़ी की सुई चल रही है इस डायरेक्शन में। तो मैंने कह दिया कि मेरा वेक्टर इधर रोटेट कर रहा है ना, तो ये मेरा थंब जो है क्या देगा? एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन देगा। तो घड़ी मेरी फिर इसी प्लेन में तो होगी। अरे तो अब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, जब तुम्हारे थंब ने जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन दे रहा है उसने किसको फिक्स कर दिया? प्लेन को फिक्स कर दिया। क्लॉक किस प्लेन में रखी हुई है भाई? मैंने कह दिया मेरा वेक्टर इस प्लेन में, मेरा वेक्टर ऐसे करके रोटेट कर रहा है, तो ये थंब डायरेक्शन दे रहा है एंगुलर वेलोसिटी की, तो घड़ी इसी प्लेन में तो होगी। अब नहीं आ रही है बात समझ में? तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे करके दोगे? कि किस डायरेक्शन में वेक्टर रोटेट कर रहा है, सीधे हाथ की उंगलियों को उसी डायरेक्शन में लेकर के जाओ, है ना। और जिस डायरेक्शन में वेक्टर रोटेट कर रहा था, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज कर रहा है ना, तो उसी डायरेक्शन में ये अगर तुम्हारा क्लॉकवाइज तो उसी डायरेक्शन में क्या नाम है, रोटेट करो फिंगर्स को। तो थंब तुम्हें जो देगा वो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन देगा। सही है ना? एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन देगा। चेक करें, क्या बात समझ में आ रही है? अब मैंने तुमसे कहा था अभी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जैसे मान लेते हैं टेबल फैन चल रहा है, टेबल फैन चल रहा है तो उसके पंख घूम रहे हैं, मान लेते हैं ऐसे करके घूम रहे हैं पंख उसके, है ना, तो एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी। देखिए ऐसे करके घूम रहे हैं तो एंगुलर वेलोसिटी इस वाली डायरेक्शन में आएगी, है ना। अब एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ गई। अब मैं टेबल फैन को पकड़ के ऐसे करके मैं इस तरीके से घुमाने लगूं, तो अब ये एंगुलर वेलोसिटी ऐसे करके रोटेट करने लगेगी। तो एंगुलर वेलोसिटी तो पहले से थी ये, और अब एंगुलर वेलोसिटी भी रोटेट कर रही है, तो इसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। नहीं समझे बात? अरे भाई फैन चल रहा है, फैन के पंख घूम रहे हैं, मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखा, तो फैन के पंख घूम रहे थे, एंगुलर वेलोसिटी बाहर की तरफ थी मान लेता हूं मैं। अब मैं फैन को रोटेट कराने लगूं तो वो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन रोटेट करने लगेगा। और एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर अगर रोटेट कर रहा है हम उसके लिए एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन, चाहे वो एंगुलर वेलोसिटी ही रोटेट क्यों ना कर रही हो। चेक करें। नहीं आ रही बात समझ में? भारी पड़ गई ये 2-4 बातें। ये 2-4 बातें भारी पड़ गई, हाँ भाई, लेकिन काम नहीं चलेगा इनके बगैर काम, वरना तमाम जिंदगी कंफ्यूज रहोगे एंगुलर वेलोसिटी पे। अभी भी बहुत बातें रह गई हैं, सुनो जरा मेरी बात, अभी तो सुनो अभी हुआ क्या है, ठीक है ना। क्या इतनी बात तुम्हें डायरेक्शन समझ में आ गई? अगर मैंने तुमसे कह दिया कि मेरे एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, बताओ वेक्टर किधर रोटेट कर रहा है? सर ये फिंगर्स को घुमा दो सीधे हाथ की। मैंने कहा एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, वेक्टर किधर रोटेट कर रहा है? सर ये है डायरेक्शन, सर ये है डायरेक्शन, सर ये। मैंने कहा वेक्टर इधर रोटेट कर रहा है, बताओ एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है? सर ये। तो अगर वेक्टर किधर रोटेट कर रहा है ये डायरेक्शन तुम्हें बता दी जाए तो क्या एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन बता दोगे? एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन दे दिया जाए तो वेक्टर किधर रोटेट कर रहा है ये बता दोगे? तो मैं ये लिखवा नहीं रहा हूं, इसका डायरेक्शन तुम्हें खुद लिखना है अपनी लैंग्वेज में कि इधर उंगलियां घूमेंगी और उधर जाएगा और ये जाएगा, ठीक है ना? ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए जरा यहां पर, अब एक बात समझिए और थोड़ी सी और इसकी साइंस पे बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना, थोड़ा सा और बढ़ते हैं इस पे। तो ये बात तुम्हारे समझ में आ गई, डायरेक्शन का खेल तुम्हारे समझ में आ गया, कैसे करके डायरेक्शन। तुम्हें क्या करना है भाई, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को रोटेट करना है वेक्टर के घूमने की डायरेक्शन में, और सीधे हाथ का जो थंब होगा वो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा तुम्हें। किसका डायरेक्शन देगा बेटा? वो तुम्हें एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा। सुनो जरा यहां पर, अब सुनिए थोड़ा सा। मैंने कहा तुमसे भाई कि मेरे पास कोई एक वेक्टर ए है,
और दूसरा वेक्टर मेरे पास वेक्टर बी है, दूसरा वेक्टर मेरे पास वेक्टर बी है, और वेक्टर ए वेक्टर बी को बदलने वाला वेक्टर है। बहुत अच्छे से समझना, देखो अब यहां से वेक्टर ए वेक्टर बी को बदलने वाला वेक्टर है। मतलब क्या हो गया सर, क्या कहना चाह रहे हो? और टाइम के रेस्पेक्ट में बदलता है। किसके रेस्पेक्ट में बदलता है? तो सर कुछ ऐसा है ना कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर डी बी अपॉन वेक्टर डी टी। चेक करें, चेक करें। इफ वेक्टर ए इज changing vector is changing of vector b, changing of vector b with respect to time, with respect to, चेक करें, मैंने कहा कि वेक्टर ए वेक्टर बी को बदलने वाला वेक्टर है, तो वेक्टर ए बराबर डीबी अपॉन डी है। कैसा है वेक्टर ए डीबी अपॉन? आप सुने, बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर नंबर 1 पॉइंट, ये वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी होगा, अगर वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी होगा, तो वेक्टर ए वेक्टर बी का सिर्फ मैग्नीट्यूड बदलेगा। तो वेक्टर ए वेक्टर बी का सिर्फ, अगर मैंने कह दिया कि वेक्टर ए वेक्टर बी को बदलने वाला वेक्टर है, तो मैंने कहा कि अगर मान लेते हैं वेक्टर बी मेरी वेलोसिटी थी, तो वेक्टर ए क्या बनेगा भाई? डीवी अपॉन डी टी बराबर क्या होता है? एक्सीलरेशन। अगर मेरा ये वेक्टर बी वेलोसिटी है, तो वेक्टर ए मेरा एक्सीलरेशन होगा। अगर वेक्टर बी मेरा मोमेंटम है, तो वेक्टर ए मेरा फोर्स होगा। एफ बराबर डीपी अपॉन डी टी। अरे बात समझो भाई, अगर मेरा वेक्टर बी डिस्प्लेसमेंट है, तो वेक्टर ए मेरी वेलोसिटी बनेगी। अगर मेरा वेक्टर बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो वेक्टर ए मेरा एंगुलर वेलोसिटी बनेगी। चेक करें, चेक कर रहे हैं क्या नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मैंने क्या कहा कि अगर वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी होगा, अगर वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी होगा, देन वेक्टर ए कैन चेंज, वेक्टर ए कैन चेंज ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। चेक करें, चेक करें, सही है ना? ठीक है ना भाई? सेकंड देखिए जरा यहां से, अगर मैंने कहा सेकंड नंबर पे कि अगर वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू दी वेक्टर बी है, अगर वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू दी वेक्टर बी है, देन वेक्टर ए only change the डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा कभी ये मैग्नीट्यूड चेंज है ना। देन वेक्टर ए ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। चेक करें जरा भाई, वेक्टर ए ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। क्या यहां तक बात क्लियर है तुम्हारी? क्या यहां तक बात क्लियर है? क्या बात समझ में आती है यहां तक तुम्हारे? क्या नहीं? अच्छे से बढ़िया करके ना। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूं, मैं इसको थोड़ा सा, इस कहानी को थोड़ा सा आगे। यहां तक तुम्हारी सारी बातें क्लियर है बच्चों, है क्या नहीं? कि अगर कोई भी वेक्टर किसी एक वेक्टर के पैरेलल है ना, तो अब जैसे 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 मैंने कह दिया कि एफ बराबर डीपी अपॉन डी होता है ना। अगर ये वेक्टर एफ, अगर ये वेक्टर एफ वेक्टर पी के पैरेलल था, तब तो ये इसका वेक्टर पी का सिर्फ मैग्नीट्यूड बदलेगा। और अगर वेक्टर है वेक्टर पी के परपेंडिकुलर था, तो इसकी ये डायरेक्शन बदलेगा सर। ठीक है ना? तो कोई एक वेक्टर अगर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर है और वो उस वेक्टर को चेंज करने वाला वेक्टर है, तो क्या बदलता है? सिर्फ डायरेक्शन। कोई एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल है और एक वेक्टर दूसरे को चेंज करने वाला वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड बदलेगा सर। चेक करें, तब डायरेक्शन नहीं बदलेगा। चेक करें जरा, बात समझ में आती है कि नहीं आपकी? बात समझ में आती है कि नहीं आती है आपकी? ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं जरा, यहाँ पे समझिए जरा थोड़ा सा और समझिए। जैसे जैसे देखो बेटा, इधर देखो, जैसे मैंने कहा कि
ये मेरे पास वेक्टर ए था, इसका मैग्नीट्यूड था बराबर ए। इसका मैग्नीट्यूड क्या था बेटा? ए था मैग्नीट्यूड इसका। ठीक है ना? ठीक है ना भाई? ठीक है। और ये एंगल थीटा है, और इधर तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा, और इधर तुम्हारा बेटे वाई एक्सिस है। चेक करें, इधर तुम्हारा बेटे क्या हो गया? एक्स एक्सिस, दूसरी तरफ तुम्हारा क्या हो गया बेटे? वाई एक्सिस। चेक करें जरा यहाँ पर। ठीक है ना? क्या बात समझ में आ गई आपके? यहाँ तक क्लियर है ना बात? ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सर वेक्टर ए बराबर हो जाएगा, बताओ जरा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा इधर? ए कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट इधर, शाबाश। तो वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा यहां से बेटे? ए कॉस थीटा आई कैप प्लस, बताएं जरा, ए साइन थीटा जे कैप। चेक करें, चेक करें, चेक करें। मैंने कहा कोई एक और वेक्टर बी है जो वेक्टर ए को चेंज करने वाला वेक्टर है ना? मैंने क्या कहा? कोई एक और वेक्टर बी है जो वेक्टर ए को, इफ वेक्टर बी बराबर कोई और वेक्टर बी है ये, है ना, जो वेक्टर ए को चेंज करने वाला वेक्टर है, डी ए अपॉन डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करता है ना? टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करता है बेटे, टाइम के रिस्पेक्ट में। चेक कर रहे हैं क्या नहीं? बात समझ में आ रही है क्या नहीं? यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? तो और अगर मैं तुमसे कहूं नंबर 1, इफ वेक्टर बी ओनली चेंज द मैग्नीट्यूड, ओनली चेंज द, अगर वेक्टर बी खाली मैग्नीट्यूड चेंज करता है, वेक्टर बी ओनली चेंज दी मैग्नीट्यूड, खाली मैग्नीट्यूड चेंज करता है, क्या चेंज करता है बेटे? खाली मैग्नीट्यूड चेंज करता है। तब देखो जरा यहां पर, अगर वेक्टर बी खाली मैग्नीट्यूड चेंज करता है इसका, तब देखिए जरा यहां पर। तो जरा बताओ मुझे डी अपॉन डी टी क्या निकलेगा यहां से? ए को यहां से कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे बेटे? यहां से ए को कॉमन ले भैया, खाली तुम्हें मैग्नीट्यूड तो चेंज करना है ना? तो देखिए बी बराबर डी अपॉन डी टी हो जाएगा ना? क्या हो जाएगा बेटा? डी अपॉन डी टी। तो कैसे करके लिखोगे बेटा? ए को तुमने कॉमन ले लिया, तो डी अपॉन डी टी लिखोगे, इसका क्या लिखोगे बेटे? और डायरेक्शन क्या आ जाएगी इसकी? कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा, मतलब डायरेक्शन इसकी नहीं बदली, डायरेक्शन इसकी नहीं बदली, खाली मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है। खाली ए को देखो, ए को जो है क्या नाम है, वेक्टर ए का इसका मैग्नीट्यूड ए था ना, तो डी अपॉन डी टी तो मिला तुम्हें, खाली मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है, इसकी डायरेक्शन नहीं बदली है। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती? नहीं आती निशा? ये बात समझ आ रही है ना? बात समझ में? ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड, इफ वेक्टर बी, इफ changes only direction, changes only direction of vector A, of vector A, है ना? वेक्टर ए का खाली डायरेक्शन चेंज करता है। तो देखें जरा यहां पर, फिर डी अपॉन डी टी क्या आएगा? फिर डी अपॉन डी टी क्या आएगा? देखो ए को तो मैंने ऐसे लिख दिया, खाली डायरेक्शन चेंज होगा ना, तो तुम्हें किसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप का, इसका ही तो तुम्हें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जरा बताएं, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, और थीटा का दोबारा करेंगे ना, डी थीटा ओवर डी टी। चेक करें, चेक करें, थीटा का भैया टाइम के रिस्पेक्ट में दोबारा करेंगे ना? क्लियर है क्या नहीं? ये टाइम का फंक्शन दे थोड़ी ना रखा था, ठीक है ना? चलिए, क्या बात समझ में आई तुम्हारे यहां तक? तो देखिए डी थीटा अपॉन डी टी काय के बराबर होता है बेटे? ओमेगा के, एंगुलर वेलोसिटी, अभी पीछे लिखाया था ना, काय के बराबर होता है। तो ये क्या बनेगा तुम्हारा, अगर ये खाली इसको चेंज करने वाला वेक्टर है, तो ए ओमेगा क्या बनेगा? ए ओमेगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। और ये वेक्टर भी कौन सा वेक्टर है बेटे? इसकी डायरेक्शन को चेंज करने वाला अगर वेक्टर खाली डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, तो जो वेक्टर डायरेक्शन को चेंज करता है, जो वेक्टर डायरेक्शन को, अगर वेक्टर भी खाली डायरेक्शन को चेंज करने वाला वेक्टर है, तो जो वेक्टर खाली डायरेक्शन को चेंज करेगा वो उस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो देखो ये वेक्टर कौन सा था? ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। जरा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना, जीरो आएगा क्या नहीं आएगा? भैया जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए। अरे क्या आना चाहिए? उनका डॉट प्रोडक्ट। नहीं आई बात समझ में?
नहीं आ रही है बात समझ में निशा? अगर वेक्टर भी क्या चेंज कर रहा है, खाली डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो मैंने मैग्नीट्यूड को डिफरेंशिएट नहीं किया, मैंने किसको किया, खाली डायरेक्शन को डिफरेंशिएट किया। किसको किया मैंने, खाली डायरेक्शन को डिफरेंशिएट किया, है ना? काय को डिफरेंशिएट किया बेटा मैंने, खाली डायरेक्शन को। अगर वेक्टर भी खाली डायरेक्शन को चेंज करने वाला वेक्टर है, तो ये तुम्हारी डायरेक्शन को चेंज करके मिलेगा ना, यही तो मिलेगा ना। जरा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, जरा देखो इसको डिफरेंशिएट करके क्या मिलेगा तुमको यहां पे। ओ सॉरी, इनको, इनका क्या नाम है, डॉट प्रोडक्ट लेके। अरे भैया देखो इसका जो है, इसको कुछ भी गए तो चलो, इसको डी अपॉन डी टी बराबर जीरो आएगा क्या नहीं आएगा? अरे देखो भैया, कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा आई कैप, तो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा हो गया, ठीक है। साइन थीटा जे कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, कट के जीरो हो जाएंगे। तो मतलब ये जो डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर ही तो हुआ। तो वही तो मैंने तुमसे कहा था कि कोई वेक्टर अगर दूसरे वेक्टर की खाली डायरेक्शन चेंज करेगा तो वो उसके परपेंडिकुलर होगा। क्या बात समझ में आ रही है मेरी? क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना? पक्का? और देखो जो ये तुम्हारे पास जो ए ओमेगा बना है ना, अगर मान लेते हैं ये पोजीशन वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है बेटा, ये पोजीशन वेक्टर है ये, है ना। तो देखो ये जो तुम्हारे पास ए ओमेगा आया है ना, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना। और ये क्या चीज है बेटे, डायरेक्शन है ना। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा बेटा, ये तो ये कौन सी वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी। कौन सी होगी बेटा, ये एंगुलर, ये वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बन गया ना। तो यही तो तुम्हारी ये तुम्हारी ए ओमेगा क्या निकल के आ गई बेटे, एंगुलर वेलोसिटी क्या निकल के आ गई बेटे, ये तुम्हारी, ठीक है ना। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं? और ये कौन सा कंपोनेंट निकल के आया तुम्हारा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। क्या निकल के आया तुम्हारा बेटा, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट। कोई कंफ्यूजन? अगर देखिए, अगर ये पोजीशन वेक्टर है और तुमने पोजीशन वेक्टर का चेंज लिया है ना, तो ये वेलोसिटी मिलेगी ना तुम्हें। अरे भाई, किसी भी पोजीशन वेक्टर का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज जब लोगे तुम्हें क्या मिलेगी, वेलोसिटी। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? तो अब यहां से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं यहां से, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। देखो यहां से, अगर इधर देखो बेटा, अगर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, अगर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पोजीशन वेक्टर के पैरेलल होगा, क्या होगा, पोजीशन वेक्टर के पैरेलल होगा, तो वो क्या करेगा, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा ओनली। अगर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, तो वो उसका खाली डायरेक्शन चेंज करेगा। खाली क्या करेगा बेटे, उसका, तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही तो आया बेटे वेलोसिटी का। कौन सा कंपोनेंट आया बेटे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसके बराबर। और देखो जब यहां से परपेंडिकुलर कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड अगर तुम देखोगे वेलोसिटी के, तो इसका मैग्नीट्यूड काय के बराबर आ गया, ए ओमेगा के। काय के बराबर, ए ओमेगा के। बात समझ में आ गई? और ओमेगा क्या चीज है यहां पर, एंगुलर वेलोसिटी। क्या चीज है बेटे, एंगुलर वेलोसिटी। तो किसी भी पोजीशन वेक्टर के पास एंगुलर वेलोसिटी कब आएगी, जब उस पर कोई उसको एक ऐसा वेक्टर चेंज कर रहा हो जो उसके परपेंडिकुलरली उसको चेंज कर रहा हो। चेक करें, चेक करें, क्या बात समझ में आती है क्या नहीं, है ना। तो यहां पर दो पॉइंट लिख लें, यहां पर दो पॉइंट लिख लें बस। इफ नंबर वन, इफ component of velocity, if component of velocity is parallel to the position vector, parallel to the position vector, it will change only, it will change only magnitude of position vector, magnitude of position। चेक करें और देखिए जरा पीछे, जरा पीछे देखिए, हमने पोजीशन वेक्टर क्या लिया था, ए ही तो लिया था पीछे। तो ए को तुमने जो चेंज किया, बी बराबर डी अपॉन डी टी, तो ये वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट बन जाएगा, पैरेलल कंपोनेंट बन जाएगा क्या नहीं, कौन सा बन जाएगा बेटे, पैरेलल कंपोनेंट, है ना भाई।
तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा क्या के बराबर है? इसका मैग्नीट्यूड बताओ जरा। देखिए इसका जो वेक्टर वी ए बराबर डी अपॉन डी टी, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और ये पूरी बेटे क्या हो गई? डायरेक्शन। तो वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट काय के बराबर होगा? उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ डी अपॉन डी टी के बराबर होगा। काय के बराबर होगा बेटे? नहीं आई बात समझ में? अरे ये तो भाई तुमने जाना है, पढ़ा, इसको तो जानते ही हो भाई, है ना। तो देखिए, तो पैरेलल कंपोनेंट काय के बराबर हो जाएगा बेटा? वी पैरेलल बराबर, वी पैरेलल का मैग्नीट्यूड बराबर काय के बराबर हो जाएगा बेटे? सिर्फ डी अपॉन डी टी के बराबर। खाली मैग्नीट्यूड लिया है मैंने, डायरेक्शन उसकी नहीं ली है ना, है ना। नंबर सेकंड पॉइंट, इफ कंपोनेंट of velocity, if component of velocity perpendicular to the position vector, perpendicular to the position vector, then will change only डायरेक्शन ऑफ पोजीशन। और बताओ जरा उसका मैग्नीट्यूड, उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो काय के बराबर हो जाएगा? ए ओमेगा। शानदार, क्या बात समझ में आ गई तुम्हारे, है ना। और ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा यहां से बेटे? वी परपेंडिकुलर अपॉन ए, और ए क्या था? पोजीशन वेक्टर। ए क्या चीज था बेटे? मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। क्या चीज था बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। चेक करें, क्या बता दे, बात समझ में आ रही है? फिर से मेरे साथ इस बात को रिपीट कहोगे? सर हो तो गया, कितनी बार रिपीट कराओगे? मुझे मालूम है यही चीज कंफ्यूजन क्रिएट करती है। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पोजीशन वेक्टर के पैरेलल है, क्या चेंज करेगा? खाली उसका, और उसका फिर वेलोसिटी का जो पैरेलल वाला कंपोनेंट बनेगा काय के बराबर बनेगा? डी अपॉन डी टी, पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएट टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो क्या चेंज करेगा? खाली फिर v बराबर, v का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट काय के बराबर बनेगा? ए ओमेगा। काय के बराबर बनेगा? एक प्रॉब्लम देख लो फिर तुम्हें छोड़ता हूं, बस एक लास्ट प्रॉब्लम इस पे कर लो फिर तुम्हें छोड़ता हूं, जिससे कि बात समझ में आए तुम्हारे। देखिए देखिए मैंने कहा यहां पर मैंने कहा यहां पर कि ये मेरे पास जो है क्या नाम है, एक्स एक्सिस है, और ये इधर मेरे पास क्या दे रखा है बेटे? वाई एक्सिस दे रखा है मेरे पास, ठीक है ना। और मैंने यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लिया है ना, जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने 4,3 ले लिए। क्या ले लिए बेटे इसके बाद कोऑर्डिनेट? 4,3 ले लिए, ठीक है ना। और ये पार्टिकल जो है कुछ भी तुम्हारा, इसकी वेलोसिटी मैंने इनिशियल दे रखी है कुछ इस तरह, और मैंने माना कि ये वेलोसिटी मैंने दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी दे रखी है बेटे? 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, ठीक है ना भाई। और तुमसे कहा कि ये पार्टिकल कुछ सर्किलिंग कर रहा है इस वाले पॉइंट पर, इसकी वेलोसिटी ये है ना। ये पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी, कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी, कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रेस्पेक्ट टू। अब देखो एक बात सुनो, और अगर तुमसे कोई कहेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तुमसे कोई कहेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, अरे भाई एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का क्या मतलब है? क्या पार्टिकल एंगल बनाएगा? नहीं, कौन एंगल बनाता है? पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर। तो जब तुमसे कोई ये कहता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वो क्या कहना चाहता है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज मीनिंगलेस, कोई मतलब ही नहीं है इस बात का। अरे भैया मैंने क्या कहा, कोई वेक्टर जब अपनी डायरेक्शन बदलेगा तो एंगल का चेंज होना देखोगे ना। और क्या खाली पॉइंट एंगल बनाएगा? तो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर एंगल बनाता है, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर एंगल बनाता है। तो मैं कहूंगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इस बात का क्या मतलब है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल। लेकिन इतना लंबा नहीं बोलते हैं तो कह, अब अच्छा देखो, अब मैंने कहा कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल,
तो जब किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर डिफाइन करोगे तो उसके लिए ओरिजिन डिफाइन करना जरूरी है। अरे बगैर ओरिजिन के पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर दोगे तो फिर शॉर्ट में बोल ऐसे देते हैं, पोजीशन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अबाउट दैट पॉइंट। तो जिस पॉइंट के अबाउट लिया है वहां से पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं उसका। नहीं आई बात समझ में? जैसे मैंने कहा कि मैंने कहा यहां पर कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन अबाउट ओरिजिन, तो ये पार्टिकल यहां पर है ना, तो अबाउट ओरिजिन का मतलब अब इसका पोजीशन वेक्टर जो है ना आप ओरिजिन से खींच दो, और ये एंगुलर वेलोसिटी ये रोटेट कर रहा होगा इसका पोजीशन वेक्टर। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? मैंने कहा कि एंगुलर वेलोसिटी निकालो इस पार्टिकल की। कहोगे सर एंगुलर वेलोसिटी पार्टिकल की निकालो, क्या मतलब है इस बात का यार? एंगुलर वेलोसिटी पार्टिकल की कब निकलती है भाई? एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? सर आपने बताया था कोई वेक्टर जब रोटेट कर रहा है, तो ये तो तुमने पॉइंट दे दिया ना। अब इस पॉइंट का मैं एंगल कहां से बनाऊं? तो इसका मतलब है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का मतलब है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल। एंगुलर वेलोसिटी, अब मैंने कहा पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर के लिए ओरिजिन ज्वाइन तुम्हें करना पड़ेगा। तो मैंने कह दिया यहां पर कि कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी, कैलकुलेट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो मतलब अब इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर बना लो ओरिजिन से। ओरिजिन तुम्हें दे दिया गया यहां पर है, इस ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर बनाओ और फिर इसका एंगुलर वेलोसिटी निकालो। फिर इसका, नहीं आई बात समझ में? अब इसका पोजीशन वेक्टर तुमने ये बना लिया, और इसने, अब देखो अगर ये वाली रेफरेंस लाइन ले लो तो यहां से इसका पोजीशन वेक्टर मैंने माना ये थीटा एंगल पर है, ये थीटा एंगल को कैलकुलेट करो। देखो जरा मुझे बताओ जरा यहां पर कौन कराएगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्रिएट इसमें? अरे भाई ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं उसके पोजीशन वेक्टर के। मैंने क्या बताया अभी पीछे? एंगुलर वेलोसिटी कौन क्रिएट कराता है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेलोसिटी का कौन कराता है? ये वेलोसिटी तुम्हें कितनी दे रखी है इस तरफ? 5 मीटर पर सेकेंड। तो जरा बताओ ये पोजीशन वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगी? इसको आगे बढ़ाओ, ये एंगल बताओ कितना हो जाएगा? ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये 4,3 दे रखे हैं ना ये, तो 4,3 का मतलब क्या चीज है? ये डिस्टेंस तुम्हें 4 दे रखी है और ये 3, तो ये पोजीशन वेक्टर कितना बनेगा? 5 आएगा ना पाइथागोरस से, है ना? कितना आएगा बेटा? 5 आएगा। और जरा बताओ ये साइन थीटा कितना, ये तुम्हारे पास ये थीटा कितना हो जाएगा? कॉस, ये एंगल 4/5 है ना, तो कॉस थीटा बराबर 4/5 किसके बराबर होता है? 37 डिग्री होता है ना। तो थीटा बराबर यहां से कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। तो ये थीटा बराबर कितना हो गया? तो जब ये 37 है तो ये भी सीधा गया है, ये सीधा, अच्छा लाइन तुम्हें टेढ़ी दिख रही है, तो ये भी 37 डिग्री हो जाएगा। जरा इस वेलोसिटी का कंपोनेंट करो, 37 डिग्री के अलाउंग कौन सा कंपोनेंट आएगा इसका? 5 का। पोजीशन वेक्टर के अलाउंग कौन सा कंपोनेंट आएगा? कॉस हॉरिजॉन्टल आएगा ना, तो 5 cos 37 इसके अलाउंग आ गया। वर्टिकल कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर आएगा पोजीशन वेक्टर के, ये आ गया कितना? 5 sin। एंगुलर वेलोसिटी कौन क्रिएट कराएगा? 5 sin 37 या 5 cos 37? मैंने क्या कहा? जो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है वही तो एंगुलर वेलोसिटी बनाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला तुम्हें मैंने क्या बताया अभी पीछे? v परपेंडिकुलर कंपोनेंट बराबर ए ओमेगा। क्या बताया मैंने? तो जरा यहां पर बताओ कौन है परपेंडिकुलर कंपोनेंट? 5 sin 37। तो 5 sin 37 डिग्री बराबर ए, क्या चीज था? पोजीशन वेक्टर। यहां पर कौन है पोजीशन वेक्टर? 5। क्या चीज है? अरे यही तो है ना 5 पोजीशन वेक्टर। और इंटू ओमेगा, ओमेगा तो ओमेगा तुम्हें निकालना था, 5 से 5 कट गया, ओमेगा बराबर sin 37। sin 37 का वैल्यू बेटे 3/5, तो 3/5 रेडियन पर सेकेंड। रेडियन, चेक करें, ये एंगुलर वेलोसिटी हो गई। मैं तुमसे कहता मैग्नीट्यूड चेंज कराने वाला तो ये वाला वेक्टर था 5 cos 37। मैग्नीट्यूड चेंज कराने वाला, मैग्नीट्यूड चेंज कराने वाला वो वाला वेक्टर था 5 cos 37। चेक करें, चेक करें। अब मुझे जरा बताओ वेक्टर किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा? एंगुलर वेलोसिटी किस तरफ आई है इसकी? बताओगे ये चेक करके? चलो ठीक है ना। अभी तुम्हें क्या ये बात समझ में आई तुम्हारे? क्या नहीं, ये बताओ यहां तक कुछ प्रॉब्लम्स निकाल सकते हो ऐसे? अब अभी तो इस पे और बात करेंगे, ठीक है ना। पीछे की थ्योरम्स ये समझ में आई है। तो जब मैं तुमसे कहूंगा कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है साहिल? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का
एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल। पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी का कोई मतलब, लेकिन इतना लंबा नहीं बोलते हैं। फिर क्या कहते हैं, जब भाई पोजीशन वेक्टर की बात कर दी तो ओरिजिन डिफाइन करना पड़ेगा ना, तो फिर उसी ओरिजिन के अबाउट कहते हैं पार्टिकल वेलोसिटी। मैंने कहा कि एंगुलर वेलोसिटी अबाउट दैट पार्टिकल, मतलब उस पॉइंट से पोजीशन वेक्टर खींचा होगा और उसके अबाउट उसका जो है क्या नाम है एंगुलर वेलोसिटी निकाल रहे हो। तो कोई भी वेक्टर अगर अपना एंगल चेंज कर रहा है, हम उसके लिए एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं, है ना। कोई भी वेक्टर अपना एंगल चेंज कर रहा हो, और कौन चेंज कर रहा, और एंगुलर वेलोसिटी किसकी वजह से आएगी, जो वेक्टर परपेंडिकुलरली जो है क्या नाम है चेंज हो रहा है ना। चलिए ठीक है, बाकी की बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, ठीक है ना।